हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नर्सिंग क्लासेस अगेन। माय नेम इज सचिन अवस्थी और मैं आपको नर्सिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे मेडिसिन पढ़ा रहा था। और मेडिसिन का अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में अपने 4 क्लास कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट क्लास में इन्फ्लेमेशन क्या होता है और उसके क्या क्या इवेंट होते हैं। सेकंड क्लास में अपन ने वेस्कुलर तो पढ़ ही लिया था, उसके बाद में अपन ने सेलुलर इवेंट पढ़ा था। ठीक है, थर्ड क्लास में फिर अपन ने सेलुलर इवेंट को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, सेलुलर इवेंट को पढ़ा था एंड लास्ट क्लास में मुझे इतना पता है कि अपन ने क्रोनिक ग्रैनुलोमास्टर डिजीज को कंप्लीट करा था। ओके, अब इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं डायग्नोसिस कि किसी इंसान की इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है तो डॉक्टर कौन कौन सी जांचें कराता है, क्या क्या उनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं और उन जांचों का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो आज लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए डायग्नोसिस ऑफ इन्फ्लामेशन, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। ठीक है, सॉरी, डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोस्टिक लिखना है ना, डायग्नोसिस मत लिखो, आप लिखो डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फ्लेमेशन कि किसी इंसान के सूजन आ रहा है तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन को कराने चाहिए। आप सबने देखा भी होगा जब किसी को आप ऑपरेशन कराने जाते हो तो सर्जन ऑपरेशन से पहले कुछ जांचें कराता है आपकी। वो जांच इसलिए कराता है कि किसी इंसान को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो। याद रखना, इन्फ्लेमेशन के काफी कोज हो सकते हैं लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाए जो कॉमन है कि इन्फ्लेमेशन है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन भी आ रखा है। ठीक है, जहां इन्फेक्शन वहां इन्फ्लेमेशन तो होगा ही होगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन होता है वहां भी 50 से 60% चांस यही है कि बंदे को इन्फेक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन आ रहा है या आपके इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन सीबीसी से आइडिया लगाते हैं। सबसे कॉमन जांच कौन सी है? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड चेकअप, है ना, या कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। दूसरा अपन कराते हैं सीबीसी में मेनली आप टीएलसी और डीएलसी करा दो, बस यही चीज होती है सीबीसी में, है ना, मेन जो सूजन को बताती है कि आरबीसी ब्लड को बताता है, प्लेटलेट कोगुलेशन प्रोफाइल को बताता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट में कराते हैं, पहले कराते थे ईएसआर, पहले ईएसआर चलता था एक टेस्ट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सैड रेट भी बोलते थे इसको, ईएसआर कराते थे। लेकिन ईएसआर इतना अच्छा नहीं था कि इन्फेक्शन हो गया काफी दिन बाद ये बढ़ता था, रिलायबल नहीं था, मतलब कि कई बार इन्फेक्शन होता था तो भी ईएसआर नॉर्मल आता था, कई बार नॉर्मल इंसान है तो भी ईएसआर बढ़ा हुआ आता था प्रेगनेंसी इनमें, तो ये इतना रिलायबल नहीं होता। इसलिए एक टेस्ट और होने लग गया आजकल के काफी दिनों से हो रहा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी। इस टेस्ट का मतलब ये है, इस टेस्ट का मतलब, एक वीडियो चल तो रही है ना, हाँ, ओके ओके। इस टेस्ट का मतलब ये है कि जब कोई पेशेंट की इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है ना तो बहुत जल्दी इसकी वैल्यू आ जाती है, वो बहुत जल्दी, अर्ली इन्फ्लेमेशन है ना उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है, तो ये होता है सीआरपी। इसके बाद में अपन इमेजिंग टेस्ट तो कराती है, और इमेजिंग टेस्ट तो कराती है, और भी कंफर्म करना है तो अपन बायोप्सी कराते हैं। सबको 1 बाय 1 अपन पढ़ने वाले हैं और सबका क्लिनिकल नॉलेज आपको थोड़ा सा मैं देने वाला हूँ कि जो हॉस्पिटलों में रियली में क्या चलता है, डॉक्टर क्या जानकारी लेता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीबीसी या सीबीसी टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अपन जिस टेस्ट की बात करते हैं वो है सीबीसी। सीबीसी बोल दो या सीबीसी में भी अपन ओनली टीएलसी और डीएलसी की बात करते हैं। डीएलसी, टीएलसी और डीएलसी। आपको पहले पता होना चाहिए कि टीएलसी और डीएलसी में क्या अंतर है। टीएलसी क्या होता है? टीएलसी होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टीएलसी बोलते हैं। जो सबसे ऊपर लिखी आती है ना कि टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी है इंसान के, तो वो टीएलसी होती है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू भी आपको पता होगा 4000 से 11000 सेल पर एमएम क्यूब लिख दो या एमएल लिख दो, तो 4000 से 11000 तक आपकी क्या होती है? नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है या नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है आपका? 4000 से 11000। यदि 11000 से ज्यादा आ रही है तो अपन कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो गई है, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया है, मतलब कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, हमको नीड है एंटीबायोटिक स्टार्ट करने की। ठीक है, यदि इन्फेक्शन 30,000 से ज्यादा चल जाता है, 40,000 से ज्यादा चल जाता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कि इंसान को क्या हो गया? सेप्टिसीमिया हो गया है, ब्लड में इन्फेक्शन आ गया और खतरनाक हो गया है, सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। तो अपन ये सब डब्ल्यूबीसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से पता लगाते हैं कि बंदे को इन्फेक्शन है या नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर जब डब्ल्यूबीसी करा लेता है तो उसके बाद में डीएलसी भी कराता है। डीएलसी मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसका मतलब ये होता है कि अब आपको ये तो पता लग गया कि बंदे को इन्फेक्शन है, उसको सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन किसका इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है,
कौन सा इन्फेक्शन है, यदि ये पता लगाना हो तो हमको डीएलसी कराना होता है, डिफरेंट डिफरेंट ल्यूकोसाइट देखनी होती है कितनी कितनी है। इसमें अपन कौन कौन सी देखते हैं, सबसे पहले आता है आपके पीएमएनएल। पीएमएनएल मतलब न्यूट्रोफिल कितनी है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू आप सबको पता है न्यूट्रोफिल होता है वो 50 to 70% आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काउंट अपन देखते हैं, पीएमएनएल के बाद में क्या आता है, इयोसिन। इयोसिन काउंट देखते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 1 से 4% तक होती है, ठीक है। 1 भी मतलब 0 से है ना, 0 से 4% तक इयोसिन की काउंट होता है। उसके बाद में एक आता है बेसोफिल, जो सबसे कम होता है आपकी बॉडी में, है ना, जिसका नॉर्मल वैल्यू 1 से 2% या 0 से 2% तक मान सकते हो। अलग अलग लैब में थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकता है, लेकिन इसका काउंट 0 से 2% तक होता है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो फिर आप जाते हैं मोनोसाइट, जिसको आप मैक्रोफेज भी बोलते हो। तो मोनोसाइट का जो अमाउंट होता है वो 2 से 8% तक का होता है। कितना होता है, 2 से 8% तक आपकी बॉडी में मोनोसाइट काउंट होता है। उसके बाद में एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होती है, लिम्फोसाइट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 20 to 40%। तो ये अपन ने अलग अलग देखा कि अलग अलग अपन ने डब्ल्यूबीसी की प्रोफाइल देखी, ये सब अलग अलग वैल्यू आते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे तो आपको ये सब याद होता है। अब इससे आपको कैसे पता लगता है कि कौन सा इंफेक्शन मेरे बैक्टीरिया का है, कौन सा वायरल का है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यदि किसी इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, यदि किसी इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, याद रखना, बड़े ध्यान से सुन लेना कि ये क्लिनिकल पॉइंट है और आपके हो सकता है कई बार एग्जाम में भी क्लिनिकल से पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है। यदि किसी इंसान को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो रही है, तो उस इंसान का पीएमएनएल काउंट होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। उस इंसान का पीएमएनएल काउंट बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। यदि वायरल इन्फेक्शन है तो कैसे पता लगेगा, यदि किसी इंसान को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका कैसे पता लगता है, वायरल इन्फेक्शन का पता लगेगा कि पेशेंट का जो लिम्फोसाइट का अमाउंट है, सेकंड, जो लिम्फोसाइट अमाउंट यदि बढ़ रहा है, लिम्फोसाइट काउंट बढ़ रहा है, तो आप बता सकते हो कि पेशेंट के वायरल है। तो समझना, डब्ल्यूबीसी बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। यदि न्यूट्रोफिल का अमाउंट बढ़ रहा है तो आप कह सकते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट का अमाउंट बढ़ रहा है तो आप कह सकते हो वायरल इन्फेक्शन है। बस एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन भी याद रखना, आपको यदि टाइफाइड फीवर हो रहा है, यदि इंसान को टाइफाइड फीवर हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका पीएमएनएल है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह पीएमएनएल कम होता है, याद रखना। तो हो सकता है लिम्फोसाइट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। लिम्फोसाइट का कोई इतना कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इतना यूजफुल नहीं है, लिम्फोसाइट इतना यूजफुल नहीं है, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा पता ही नहीं है कहां से आ गया, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट काउंट होता है उसका बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है, उसका कोई आइडिया अपन नहीं कह सकते, लेकिन याद रखना कि टाइफाइड का जो फीवर होता है, एंटेरिक फीवर होता है, उसमें न्यूट्रोफिल काउंट हरदम कम होता है, ठीक है, क्लियर ही बात। अब आप ये तो पता लगा लिया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। यदि याद रखो, यदि पैरासाइट इन्फेक्शन है, भाई अब बालकों को पैरासाइट इन्फेक्शन भी तो होते रहते हैं, यदि किसी बच्चे को पैरासाइट का इन्फेक्शन हो रहा है, उसको जैसे काफी मलेरिया टाइप हो गया, तो उस कंडीशन में उसका इयोसिनोफिल काउंट होता है वो बढ़ता है। उस कंडीशन में जो इयोसिनोफिलिया होता है, इयोसिन का काउंट होता है वो बढ़ता है, चाहे वो पैरासाइट हो या एलर्जी को, या कोई एलर्जी या पैरासाइट में आपका इयोसिनोफिल काउंट बढ़ता है। और जब इयोसिनोफिल काउंट बढ़ता है तो डॉक्टर एक टेस्ट कराता है, टीईसी कराता है, टोटल इयोसिन काउंट भी कराता है ना, आजकल ये टेस्ट भी बहुत चलता है, टोटल इयोसिनोफिल काउंट भी कराता है। तो आपको पता लग गया कि डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, कौन सी डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। यदि न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट बढ़ रहा है, वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल कम हो रहा है, फीवर आ रहा है, उल्टी आ रही है साथ में, तो उसको टाइफाइड है। और यदि इयोसिनोफिल काउंट बढ़ रहा है तो इंसान को एलर्जी है या पैरासाइट इन्फेक्शन है, क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद आपको मैंने एक चीज और बताता हूँ कि दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है अक्यूट इन्फेक्शन, एक होता है अक्यूट इन्फेक्शन और एक होता है क्रोनिक इन्फेक्शन, जो अपन पढ़ चुके हैं। इन्फेक्शन मत बोलो, यहाँ पे इन्फ्लामेशन समझ रहा है इसको ना, इन्फ्लामेशन बात करते हो, ये बोलो इन्फेक्शन बोलो, कोई इशू नहीं है, इन्फेक्शन भी समझ सकते हो, मेन यहाँ इन्फेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अक्यूट इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन का कैसे पता लगता है, देखो, जब प्रोसेस चलता रहता है ना पूरा, तो अक्यूट इन्फेक्शन में जो पार्ट लेता है वो लेते हैं आपके न्यूट्रोफिल, पीएमएनएल। सबसे पहले पीएमएनएल ही आती है, न्यूट्रोफिल आती है, जो इन्फेक्शन को भगाने में काम करती है। लेकिन जब पीएमएनएल से काम नहीं करता और 24 से 48 घंटे बीत चुके होते हैं, पीएमएनएल से काम नहीं बन रहा, तो उस जगह फिर मोनोसाइट
और लिम्फोसाइट है वो आते हैं। ठीक है, कब? आफ्टर 24 टू 48 आवर। एक दो दिन के बाद भी यदि पहले दिन तो पीएमएनएल आएगा, वो उस इंफेक्शन को भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन एक दिन बीत के और पीएमएनएल से काम नहीं बन रहा तो उस जगह फिर कौन आएगा? आपके मोनोसाइट आएगी, आपके लिम्फोसाइट आएगी और वो फिर इंफेक्शन को भगाने का काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं यदि किसी की रिपोर्ट में आपको ये बिल्ला बढ़ता रहता है, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मिल रही है, इसका मतलब है कि इंफेक्शन हो, क्रोनिक बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, क्रोनिक इंफेक्शन है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मैंने बताया था सूडोमोनास, एक बताया था सूडोमोनास का इंफेक्शन बताया था, और सूडोमोनास का जनरल इंफेक्शन होता है वो क्रोनिक इंफेक्शन ही होता है। सूडोमोनास बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, इनके जो इंफेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रोनिक इंफेक्शन होता है। और इसमें बढ़ना तो क्या चाहिए था? बढ़ना तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पीएमएनएल काउंट है वो ही आपको क्या मिलता है? हरदम राइज मिलता है। जो आपका न्यूट्रोफिल का काउंट है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देख के बता सकते हो कि आपको कौन सा इंफेक्शन। तो ये डब्ल्यूबीसी प्रोफाइल होती है पूरी, इसको बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी प्रोफाइल, है ना। सीबीसी में जो डब्ल्यूबीसी प्रोफाइल है वो बता सकती है कि आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन है, आपको वायरल इंफेक्शन है, आपको पैरासाइटिक इंफेक्शन है, ये बता देगी। दूसरा ये भी बता सकती है कि आपको अक्यूट इंफेक्शन है या क्रोनिक इंफेक्शन है, ये जानकारी भी आपको डब्ल्यूबीसी प्रोफाइल से मिल जाएगी। सबकी मैंने नॉर्मल वैल्यूज बता दी है और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बता दिया है ना। मुझे अब तक पता है कि मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था वाइवा में कि टीएलसी और डीएलसी होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये मुझे सेकंड ईयर में एमएसएन आता था हमारे टाइम पे, तो उस टाइम पूछा था मुझसे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट जांच पढ़ते हैं ईएसआर। आपने देखी भी होगी, काफी हॉस्पिटलों में कराते हैं, अब भी कराते हैं, लेकिन आजकल ईएसआर की जगह हर जगह सीआरपी कराते हैं ना, लेकिन आज भी कई जगह ईएसआर होती है। ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, सेडी स्पेलिंग सही कर लेना है ना, MENT, है ना, सेडिमेंटेशन रेट, है ना। तो ईएसआर क्या होता है इसको समझना आप, है ना। मैं आपको समझाता हूँ ईएसआर क्या होता है। देखो आजकल तो अपन हॉस्पिटलों में आजकल तो सीआरपी कराते हैं, लेकिन पहले सीआरपी नहीं होती थी, पहले ईएसआर बहुत चलता था। होता क्या है ईएसआर, इसको समझो। नॉर्मल आपकी बॉडी में आरबीसी होती है और आरबीसी की एक टेंडेंसी होती है कि यदि आरबीसी बहती रहती है ना तो वो आपस में चिपकती नहीं है। यदि आरबीसी बह रही है, कंटिन्यू बह रही है ब्लड वेसल्स में, तो बहती रहती है। लेकिन कई बार गलती से आरबीसी एक जगह रुक गई ना तो वो एक के ऊपर सेट हो जाती है, जैसे सिक्कों का ढेर सेट होता है ना, एक के ऊपर एक सिक्के रख देते हैं, ऐसे आरबीसी भी एक के ऊपर सेट हो जाती है। इसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी है वो एक के ऊपर सेट होती है और वो बॉटम पे बैठ जाती है। ठीक है, कई बार आप देखना यदि आप प्लेन वाइन में ब्लड भरते हो, प्लेन वाइन में कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता, मतलब कि ब्लड जमा हो जाएगा, मतलब प्लेन वाइन में आप ब्लड भरते हो तो उसमें सारी आरबीसी नीचे बैठ जाती है। जब आप उनको माइक्रोस्कोपिक देखते हो तो वो एक के ऊपर ऐसे बैठी रहती है, इसको अपन बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। लेकिन अपने ब्लड में क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होते हैं कुछ, जैसे हेपेरिन होता है, ठीक है, और वो कंटिन्यू बहता रहता है। तो इस तरह इसलिए आपके ब्लड में क्या नहीं होता, वो नहीं होता, सेडिमेंटेशन नहीं होता, वहां पे रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं बनता। ठीक है, लेकिन आप बाहर जब प्लेन वाइल में ब्लड को भरोगे तो रोलेक्स फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर टेंडेंसी होती है वो नीचे बॉटम पे जाके एक के ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, अब क्या करते थे, इन्फ्लामेशन में आपने ब्लड भरा, प्लेन वाइल में ब्लड भरा, और प्लेन वाइल में ब्लड भरा तो वो प्लेन वाइल में ब्लड नीचे बैठता जाएगा लगातार, है ना। लगातार आपने ब्लड भरा, वो नीचे क्लॉट बनता जाएगा और वो बैठता जाएगा, रोलेक्स फॉर्मेशन बनता जाएगा। अपन क्या करते हैं, उसकी रेट देख लेते हैं कि किस रेट से वो है वो रोलेक्स फॉर्मेशन बना रहा है या किस रेट से सेडिमेंटेशन बन रहे हैं, ये उसी रेट को अपन क्या बोलते हैं, ईएसआर बोलते हैं। ठीक है, तो ईएसआर क्या होता है, ईएसआर होता है, लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो, ईएसआर ईएसआर मेजर, ईएसआर वो मेजर करता है कि हाउ क्विकली कि कितनी जल्दी है आरबीसी सेटल एट बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, कि आरबीसी है वो टेस्ट ट्यूब में कितनी जल्दी जल्दी सेटल हो रही है पर आवर, एक घंटे में कितनी आरबीसी है वो सेटल डाउन हो चुकी है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ईएसआर बोलते हैं, है ना। सपोज ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आरबीसी है वो मतलब पूरा ब्लड आपने भर लिया, अब जो आरबीसी है वो नीचे क्या होने लगेंगे, सेटल डाउन हो गई। मान लो सपोज करो ये आरबीसी है नीचे सेटल डाउन हो रही है, अब ये किस रेट से सेटल डाउन हो रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईएसआर, कितनी रेट से वो नीचे बैठ रहे हैं उसको बोलते हैं ईएसआर। यदि अपन इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें, इसकी नॉर्मल इंसान में क्या वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू की अपन बात करें
नॉर्मल वैल्यू की यदि अपन बात करते हैं तो क्या होती है, देखो मेल में आरबीसी ज्यादा होती है, पता है ना, आरबीसी मेल में ज्यादा होती है जबकि फीमेल में आरबीसी कम होती है ना। तो अब ये चीज बताओ, जो ज्यादा होती है, जहां पे आरबीसी ज्यादा होगी वो ज्यादा सेडिमेंटेशन होगा, उनका सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, जिनमें आरबीसी कम होगी उनका सेडिमेंटेशन भी कम होगा। ये बात तो आपको पता है। जिनमें ज्यादा आरबीसी होगी, जमा तो ज्यादा आरबीसी है, ज्यादा पैसे हैं तो वो जल्दी नीचे बैठेंगे, तो कम पैसे हैं तो धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, ये आपको पता है ना। तो मेल में हरदम जो ईएसआर की वैल्यू होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है, लगभग कितनी होती है मेल में, सॉरी मेल में कम देखने को मिलती है जबकि फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है, सॉरी, है ना। मेल में जो वैल्यू होती है वो 0 से 15 एमएम पर आर। इसका रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेल में 0 से 15 एमएम पर आर, मतलब आपने भरा वाइल भरी पूरी 0 से 15 एमएम वो 1 घंटे में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कि फीमेल में ये वैल्यू होती है 0 से 20 एमएम पर आर। फीमेल में आरबीसी कम होती है, मेल में आरबीसी ज्यादा होती है ना। यही रीजन है, ठीक है, कि जो कम होती है वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगी और ज्यादा है वो लेट सेटल डाउन होगी, ठीक है। ये ईएसआर की अपने नॉर्मल वैल्यू देखी। ये एज वाइज कम ज्यादा होता रहता है, जैसे ये जो वैल्यू है ना ये लेस देन 50 ईयर के लिए है। यदि इंसान 50 ईयर से ज्यादा होता है, 50 टू 80 ईयर होता है, तो मेल में ये वैल्यू 0 से 20 तक नॉर्मल मानते हैं, फीमेल में 20 से 30 तक नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। यदि इंसान 80 से ऊपर हो जाता है तो मेल में 30 से 35 या 30 से 40 तक नॉर्मल मान लेते हैं, तो फीमेल में 50 तक नॉर्मल मानते हैं। तो ये वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। जिसमें ज्यादा आरबीसी है वो ज्यादा देरी लगेगी उसको सेटल डाउन होने में, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा ऊपर तक वो सेटल डाउन, मान लो सपोज करो, मैं एक क्लियर एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेल में ज्यादा क्यों होती है फीमेल में कम क्यों होती है, ये वैल्यू, सॉरी फीमेल में ज्यादा क्यों होती है मेल में कम क्यों होती है, ये वैल्यू अपन समझते हैं, ठीक है, समझे। छोड़ो बाद में समझाऊंगा। देखो भाई मेल है, एक पेशेंट है, ये मेल है, ये मेल का ब्लड भरा है इस टेस्ट ट्यूब में, है ना। मेल में आरबीसी ज्यादा होती है, मेल में मान लो इतनी आरबीसी है, ठीक है। फीमेल में आरबीसी थोड़ी कम होती है, फीमेल की ये टेस्ट ट्यूब है, फीमेल का ब्लड है, फीमेल में आरबीसी थोड़ी कम होती है। देखो ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल एग्जांपल ये होता है, रियल रीजन ये होता है कि फीमेल में फिब्रिनोजन है वो थोड़ा कम होता है। तो फिब्रिनोजन ही होता है कि जो आरबीसी को आपस में चिपकाता है, ठीक है। फिब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो आरबीसी को चिपकाता है। फीमेल में फिब्रिनोजन की वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है फीमेल में, इसलिए वो चिपकता है, जबकि मेल में फिब्रिनोजन थोड़ा कम होता है इसलिए वो कम चिपकता है। तो याद रखना कि मेल में जो ये है वैल्यू वो थोड़ी कम मिलेगी, फीमेल में ईएसआर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि मेल में ब्लड ज्यादा है, आरबीसी ज्यादा है, तो ये जो वो बनाता है ना सेडिमेंटेशन रेट बनाता है वो थोड़ा धीरे धीरे बनता है, क्योंकि इनमें फिब्रिनोजन है वो थोड़ा कम रहता है। जबकि फीमेल होती है, फीमेल है, उनमें सेडिमेंटेशन की रेट है वो थोड़ी क्या मिलती है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनमें फिब्रिनोजन ज्यादा है, मतलब इसमें रेट है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब कि कितनी तेजी से वो बैठता है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 15 है मेल में, और फीमेल में वैल्यू है वो कितनी होगी, वो 0 से 20 होगी, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन में ईएसआर बढ़ता है, इन्फ्लामेशन में सैड रेट होती है वो थोड़ी बढ़ती है, इसका रीजन क्या होता है समझो। इन्फ्लामेशन में सैड रेट बढ़ जाता है, देखो ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन या ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या इन्फ्लामेशन इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन का सिंथेसिस है वो क्या होने लगता है, बढ़ना लगता है। देयरफॉर फिब्रिनोजन इंक्रीज स्टिकी नेचर ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोसाइट का स्टिकी नेचर बढ़ा देता है, एंड रोलेक्स फॉर्मेशन। देयरफॉर इस वजह से क्या होता है, इंक्रीज सैड रेट ऑफ आरबीसी, इस वजह से जो आरबीसी की सैड रेट है वो बढ़ने लगती है। देखो जब आरबीसी एक आरबीसी है, दूसरी आरबीसी इसके ऊपर सेट होगी, तीसरी इसके ऊपर, चौथी इसके ऊपर, तो इस तरह से पूरा सिक्कों का ढेर बन जाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन बन जाता है। अब जो ये आरबीसी एक दूसरे से चिपक रही है ना, इसका मेन कारण होता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन की वजह से आरबीसी एक दूसरे को क्या करती है, चिपकती है, ठीक है। लेकिन इन्फ्लामेशन में आपको पता है कि फिब्रिनोजन है वो एक ऑक्सिन है, ऑक्सीनाइजेशन का काम करता है, मतलब कि फिब्रिनोजन भी बढ़ता है इन्फ्लामेशन में, और जब फिब्रिनोजन बढ़ेगा ना तो उनका जो रोलेक्स फॉर्मेशन की क्वांटिटी होती है वो भी ज्यादा हो जाती है, रोलेक्स फॉर्मेशन ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से वो सेडिमेंटेशन करने लगती है, मतलब कि इस वजह से उनका ईएसआर बढ़ने लग जाता है। फिब्रिनोजन बढ़ेगा, आरबीसी में जो चिपकने का स्टिकी नेचर है वो और बढ़ने लगेगा, और बढ़ेगा तो सैड रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग इंक्रीज ईएसआर, ईएसआर भी बढ़ने लगता है। जैसे इन्फ्लामेशन आता है तो ईएसआर की वैल्यू वो भी बढ़ने लग जाती है, ड्यू टू इंक्रीज फिब्रिनोजन
फिब्रिनोजन के बढ़ने की वजह से, क्योंकि फिब्रिनोजन है आरबीसी का जो स्टिकी नेचर होता है, चिपकने का जो नेचर होता है वो बढ़ाता है। ठीक है, अब एक बात और याद रखो, बट ईएसआर इज नॉट रिलायबल टेस्ट। ईएसआर इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है जितना कि सीआरपी होता है, इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके एक आपके प्रेगनेंसी हो गई है ना, एनीमिया, एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, या एज के अकॉर्डिंग, एज के साथ इसकी वैल्यू होती है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड में, मेंसेस में, मेंस्ट्रुअल पीरियड में इस ये क्या है, फॉल्स रिजल्ट देता है, फॉल्स रिजल्ट देता है। ठीक है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब कि जैसे किसी फीमेल के, आपको पता है जब एनीमिया होता है, सॉरी, जब किसी फीमेल के प्रेगनेंसी होती है तो आपको पता है कि उसमें एनीमिया क्रिएट होता है। आप जब पढ़ोगे ना ओबीजी पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ोगे कि शुरू में उसके फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइपरवोलेमिया होता है। हाइपरवोलेमिया की वजह से उसमें आरबीसी का डायल्यूशन इफेक्ट देखा जाता है, तो आरबीसी की वैल्यू होती है कम हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तब भी आरबीसी का अमाउंट फीमेल की बॉडी में कम होता है, तो इसकी वैल्यू जब भी आरबीसी का अमाउंट कम होगा ना तो उनमें सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है, फिब्रिनोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। इस वजह से आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मतलब कि उसका ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा लेकिन उसकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं होगी, और डॉक्टर तो समझेंगे नहीं, वो उसको दवाइयां भी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ईएसआर को इतना रिलायबल नहीं मानते, एज के साथ इसकी वैल्यू बदलती है, आरबीसी काउंट के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती है। ठीक है, इसलिए ईएसआर को इतना सिग्निफिकेंट नहीं मानते आज की तारीख में। वैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में आप सस्ता टेस्ट होता है शायद 100 रुपए में हो जाता है, तो अपन करा लेते हैं कि ये कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन है, उसको बता दें कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। यदि ईएसआर की वैल्यू हाई आ रही है मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, हो सकता है आपकी इन्फेक्शन भी हो, तो आप डब्ल्यूबीसी भी करा लो। लेकिन अब अच्छा टेस्ट आ गया है, और अब अच्छा टेस्ट आ गया है एक, उसका नाम है आपके सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। कौन सा टेस्ट कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। कोविड में बहुत चला था सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको समझो, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीआरपी। क्या बोलते हैं, सीआरपी। आपको पता है ये एक तरह का ऑप्शन है, ऑप्शनाइजेशन में आपको पता है कि सीआरपी भी काम कर रहा था। सीआरपी है जो आपके लिवर से सिंथेसिस होता है, और जब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होता है, आपकी बॉडी को एक ऑक्सीजन की नीड होती है, और आपका लिवर है वो उस ऑक्सीजन को बनाने लगता है। ठीक है, सीआरपी का सिंथेसिस करने लगता है, तो लिखो सीआरपी सिंथेसिस बाय लिवर। आपके लिवर से सीआरपी का क्या होने लगता है, सिंथेसिस होता है, आपके लिवर में सीआरपी बनने लगता है। और ये बहुत अर्ली मीडिएटर है, अर्ली इन्फ्लामेटरी मार्कर है ना। अर्ली इन्फ्लामेटरी मार्कर का मतलब है कि इसकी वैल्यू तुरंत बता दे। ईएसआर तो क्या है, एक दो दिन में बाद जाके आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपको इन्फ्लामेशन है, लेकिन सीआरपी है ना, आपको अभी इन्फेक्शन हुआ, उसका सिम्टम भी नहीं आया होगा, उससे पहले आपकी बॉडी में सीआरपी है वो बता देगा कि आपके इन्फ्लामेशन है। आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपके सिर दर्द हो रहा है, आपके इन्फ्लामेशन की फाइंडिंग नहीं आएगी, उससे पहले सीआरपी है वो ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, तो सीआरपी वैल्यू बता देगा, मतलब कि बहुत जल्दी ये वैल्यू क्या कर देता है, बता देता है कि आपके इन्फ्लामेशन है, अर्ली स्टेज में बता देता है, बल्कि अर्ली स्टेज में ये आइडेंटिफाई कर देगा, ये अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है। क्लियर है बात। इसके अलावा ये सीआरपी की वैल्यू मोर रिलायबल होती है, मोर रिलायबल देन ईएसआर। ईएसआर तो पता है कि आपको कि जैसे प्रेगनेंसी होती है, आपके मेंसेस आ रहे हैं, उनमें इसकी वैल्यू फॉल्स एलिवेट हो जाती है, फॉल्स हाई वैल्यू, फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हो, चाहे वो आपके प्रेगनेंसी हो। ठीक है, इनमें इनकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन सीआरपी का ऐसा कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, ये बहुत ज्यादा रिलायबल होती है। यदि ये बढ़ा हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ही है, और कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा, ओनली इन्फ्लामेशन की वजह से सीआरपी बढ़ता है, मतलब ये रिलायबल है। ईएसआर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है इन्फ्लामेशन हो या और भी कोई रीजन हो, लेकिन सीआरपी बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ही है। ठीक है, अपन इसकी नॉर्मल वैल्यू भी याद रख लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से लेके 6। क्या होती है, 0 से लेके 6 मिलीग्राम पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन जब यदि इसकी वैल्यू बढ़कर आपकी 6 से लेके 10 मिलीग्राम पर लीटर है, मतलब आपको हो सकता है कि आपको माइल्ड इन्फ्लामेशन है, आपको कोई दवा लेने की भी अभी इतनी नीड है नहीं, माइल्ड इन्फ्लामेशन है पेशेंट को, हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, या आप सिंपल से कोई एंटी हिस्टामिन सिट्राजिन ये लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, माइल्ड सा इन्फ्लामेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यदि इसकी वैल्यू 10 से लेकर
100 तक चल जाती है, तो अपन कहते हैं कि पेशेंट को अब इन्फ्लामेशन हो चुका है, थोड़ा अच्छा इन्फ्लामेशन है, मतलब कि मॉडरेट पेशेंट को क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया मॉडरेट वाला, पेशेंट को मॉडरेट इन्फ्लामेशन हो चुका है। और यदि इसकी वैल्यू 100 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक चल जाती है या और भी ज्यादा चल जाती है, तो कह सकते हैं कि पेशेंट को सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया है। अब तो इन्फ्लामेशन है वो खुली किताब की तरह हमको दिखने लग गया है, अब इन्फ्लामेशन है वो खुली किताब की तरह दिख रहा है। अब अच्छा खासा पेशेंट को क्या है, इन्फ्लामेशन है, अच्छा खासा पेशेंट को सूजन आ रहा है, बॉडी में सीवियर इन्फ्लामेशन आ रहा है। और बताऊं, इसकी वैल्यू जब इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है ना, तो इसकी वैल्यू 1000 से 10,000 तक भी चल जाती है, मतलब कि आप कह सकते हो कि नॉर्मल से 5-6 गुना ज्यादा हो जाती है, 5 to 6 टाइम ग्रेटर देन नॉर्मल, है ना। तो लिख सकते हैं इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, 1000 तक चल जाती है, मतलब कि 5 to 6 टाइम ग्रेटर तक हो जाती है, 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इसकी वैल्यू। मतलब आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू जैसे नॉर्मल 0 से 6 होता है ना, और इन्फ्लामेशन है तो 600 700 800 तक भी इसकी वैल्यू आती है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन है। इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत अच्छा टेस्ट है आज की तारीख में, बहुत रिलायबल भी है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आपने कभी फेराटिन का नाम सुना है? एक टेस्ट को बता देता हूँ, सीरम फेराटिन, सीरम फेराटिन, फेराटिन लेवल। ठीक है, फेराटिन क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेराटिन क्या होता है, जानते हो आप? फेराटिन होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन आपके लिवर में फेराटिन वाली फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू की अपन यदि बात करते हैं, यदि अपन फेराटिन की नॉर्मल वैल्यू की अपन बात करते हैं, तो फेराटिन की यदि अपन नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं फेराटिन की, तो मेल में इसकी वैल्यू आपको पता है कि मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। ये निशान फीमेल का होता है और ये निशान मेल का होता है। ठीक है, मेल में इसकी वैल्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, आयरन मेल में ज्यादा होता है, जबकि फीमेल में मेनस्ट्रुअल काफी रीजन होते हैं कि आरबीसी कम होता है, इसलिए फीमेल में हरदम देखा जाता है कि जो आयरन स्टोर की वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू ये भी आप समझ लो, जो मेल में हमको वैल्यू देखने को मिलती है वो मिलती है 30 to 300 नैनोग्राम पर डेयर, है ना, जबकि फीमेल में यही वैल्यू होती है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है, 13 to 150 नैनोग्राम पर डेयर। इतना अमाउंट, इसका ऑलमोस्ट इतना अमाउंट मिलता है फेराटिन का। अब यदि फेराटिन का लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज फेराटिन लेवल, दो ही रीजन मिल सकते हैं, तो इंक्रीज या डिक्रीज फेराटिन लेवल। ठीक है, यदि फेराटिन का लेवल कम है तो ओवरऑल हम जानते हैं कि यदि फेराटिन कम मिल रहा है मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है पेशेंट को, पेशेंट को क्या एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और यदि फेराटिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो हो सकता है कि पेशेंट को क्या है, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में जो फेराटिन है उसका लेवल क्या मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। इसका कई बुकों में रीजन भी बताते हैं कि इन्फ्लामेशन में थोड़ी बहुत आरबीसी डिस्ट्रक्ट होती है, उस वजह से फेराटिन का लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। लेकिन देखा गया अभी तक एग्जैक्ट कोई थीसिस वीसिस होती है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन अभी तक फाइंड आउट नहीं है। लेकिन ये कि इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग जो फेराटिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। कहीं आपको आयरन प्रोफाइल करा दूं, आयरन प्रोफाइल में टोटल आयरन भी होता है, टीआईबी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी होती है, और आपको फेराटिन लेवल भी कराते हैं। तो यदि एक आयरन सैचुरेशन भी होता है, तो ये 4-5 टेस्ट होते हैं आयरन प्रोफाइल में। यदि आपका फेराटिन लेवल कम आ रहा है, फेराटिन लेवल, सीरम फेराटिन कम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, कंफर्म है। लेकिन बढ़ा हुआ इन्फ्लामेशन में फेराटिन लेवल है वो आपको थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ एलिवेट मिल जाता है। तो मैंने आपको एक कहानी बता रहा था, सपोज करो एक पेशेंट है, अब अपन चौथे टेस्ट की बात करेंगे ना, तब थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। सपोज करो एक पेशेंट है, उसको मैंने आपको शुरू में कहानी बताई थी, उसकी जो किडनी डिजीज थी, उसको किडनी का इंफेक्शन हो रहा था। जब वो टेस्ट कराने गया तो उसका यूरिया और उसका क्रेटिनिन है वो थोड़ा बड़ा मिला, तो कहीं ना कहीं लगा कि इसको किडनी का इंफेक्शन है। वो जब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, नेफ्रोलॉजिस्ट ने क्या करा, उसके टेस्ट कराए, उसका सबसे पहले देखा, उसका सीबीसी करा लिया, तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ था, और एक सी रिएक्टिव प्रोटीन करा लिया, मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं किडनी में सूजन आ रहा है, और उसके इन्फेक्शन भी आ रहा था, थोड़ा बहुत फीवर वीवर आ रहा था। उसको एडमिट करा पेशेंट को, उसके 2-3 दिन उसको स्मॉल लगा दिया, मतलब पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा दिया, उसको कोई एंटीबायोटिक जैसे मैरोपेनम दे दी, निफ्टास दे दिया, निफ्टास नहीं मतलब कि नाइट्रोफ्यूरिटोन दे दी, और उसके 3-4 दिन में उसको आराम मिल गया, क्रेटिनिन वो उसका लेवल है वो भी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, सब ठीक हो गया, पेशेंट घर आ गया। लेकिन है क्या, क्रोनिक इन्फेक्शन है, उसको क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है किडनी का, है ना। पेशेंट घर आ गया, 10-15 दिन वो ठीक रहा, फिर उसको दोबारा बुखार आने लगा, दोबारा उसने टेस्ट कराए और दोबारा वो हॉस्पिटल में गया, दोबारा उसका सीआरपी है वो 600-700 बढ़ा हुआ मिला। जब सीआरपी बढ़ा हुआ मिला मतलब कि दोबारा उसको क्या हो गया, सूजन आ गया। डॉक्टर ने दोबारा क्या इंजेक्शन स्टार्ट करे, सब ठीक करा, कल्चर करा लिया, उसमें सूडोमोनास का इंफेक्शन है, मतलब कि लंबा इंफेक्शन चलने वाला है, उसको दोबारा नॉर्मल करके दोबारा घर भेज दिया।
क्रॉनिक इन्फेक्शन है मतलब कि 1 महीने बाद दोबारा खाने रिपीट होने लगी, दोबारा बुखार आ गया, ठीक है। अब वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको समझा दिया कि भाई ये लंबा इन्फेक्शन है, दवाइयों से नॉर्मल ठीक नहीं होने वाला, हम इसको थोड़े दिन सेटल डाउन कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये किडनी को खराब कर रहा है, कमजोर कर रहा है। हमको ये देखना है कि किडनी कितनी खराब हो गई है, कितना उसमें ग्रेनुलोमा बन गया है, कितनी किडनी डैमेज हो गई है। तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, फिर इमेजिंग टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, इमेजिंग टेस्ट कराते हैं कि हमको देखना है कितनी किडनी खराब हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, उसकी सीटी स्कैन कराएंगे, किडनी का हम सीटी स्कैन करा लेंगे, थोड़ा केयूबी एक्सरे करा के देख लेंगे कि कहीं ना कहीं हमको ग्रेनुलोमा देखने को मिलेंगे। अब जहां जहां ग्रेनुलोमा देखने को मिल रहे हो वहां हम समझ जाएंगे किडनी यहाँ से थोड़ी क्या हुई है, डैमेज हो चुकी है, ठीक है। तो ओवरऑल जब हमको कंफर्म करना होता है कि कोई ग्रेनुलोमा तो नहीं है, उसके लिए हम क्या कराते हैं, उसके इमेजिंग टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, इमेजिंग टेस्ट कराते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रहा है, वो कितना इसने डैमेज कर दिया। इसके लिए हो सकता है इमेजिंग टेस्ट, जैसे लंग्स का इन्फेक्शन है तो एक्सरे से भी पता लग जाता है, लंग्स का इन्फेक्शन है तो आपको एक्सरे से भी पता लग जाएगा। लेकिन यदि इन्फेक्शन आपके थोड़ा लंबा है, कोई इंटरनल ऑर्गन का है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, और भी ज्यादा डिटेल में देखना तो आप एमआरआई करा सकते हो। कुछ ऐसे इन्वेसिव टेस्ट भी होते हैं, जैसे आपको पेट में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेट में कोई सूजन आ रहा है, घाव आ रहा है, तो आपको सबसे अच्छा है जहाँ पे एंडोस्कोपी करा लो, एंडोस्कोपी करा के देख सकते हो। तो ये इमेजिंग टेस्ट होते हैं, इनसे आप कैमरा डाल के कैसे भी इनसे आप देख सकते हो कि पेशेंट को कोई ना कोई दिक्कत है, ग्रेनुलोमा तो नहीं है। इसके बाद में एक टेस्ट और आता है, बायोप्सी जिसे बोलते हैं, है ना। आप बायोप्सी करा सकते हो पेशेंट की, जब और भी ज्यादा की बीमारी हो गई तो हमको देखना है कि क्या दिक्कत आ रही है, ट्रीट क्यों नहीं हो रहा, तो हम एक बायोप्सी लेके देखते हैं कि क्या कौन सा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन क्या कितना डैमेज कर रहा है, मतलब है ना। तो बायोप्सी भी करा के देखते हैं, कई बार हमको बायोप्सी भी करा के देखते हैं जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है ना। पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोप्सी देखते हैं, और उसमें मैंने आपको काफी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग तो बताई है, काफी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग अपने बायोप्सी की जो वैल्यूज होती है, सॉरी जियान साइल स्पेसिफिक टाइप की जियान सेल की, जैसे टीबी की अपन बात करेंगे तो लैंगहैंस सेल पड़ी थी अपने, लैंगहैंस सेल पड़ी थी। उसके बाद में यदि अपन बात कर रहे थे तो सूचरिंग की, सूचर की बात करी तो फॉरेन बॉडी पड़ी थी अपने, फॉरेन बॉडी जियान सेल पड़ी थी, ठीक है। यदि अपन बात कर रहे थे उसके बाद में अपन ने देखी थी यदि होजकिन लिम्फोमा है, यदि पेशेंट को होजकिन लिम्फोमा है तो उसमें रीड स्टनबर्ग सेल पड़ी थी, ठीक है। यदि पेशेंट को मीजल्स है, यदि पेशेंट को मीजल्स हो रहा है तो वार्थिन फाइंड की अपन ने जाइन सेल पड़ी थी, ठीक है। यदि पेशेंट को सॉरी जैंथोमा हो रहा था, यदि पेशेंट को जैंथोमा है तो उसकी बायोप्सी में हमको दिखेगा कि उसको, ये जाइन सेल है ना, हाँ, यदि जैंथोमा हो रहा है तो उसको टर्टन्स मिली थी, टर्टन्स जाइंट सेल मिली थी। इस तरह से अपने जाइंट सेल देखी थी। उसके बाद में अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक वो भी देखे थे, सॉरी अपन को कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके वो भी देखने को मिले थे, कुछ अपन को ग्रेनुलोमा भी देखने को मिले थे, कैरेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमा भी देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको बायोप्सी में तो देखने को मिलेंगे। जैसे ग्रेनुलोमा की अपन बात करेंगे तो सबसे मेन एक अपन ने पढ़ा था टी उसमें फ्लू फीवर में, एक अपन ने पढ़ा था सेरेब्रल मलेरिया में, एक अपन ने पढ़ा था सेरेब्रल मलेरिया में पढ़ा था, फ्लू फीवर में पढ़ा था, और आपके कैट स्क्रैच डिजीज में पढ़ा था। तो ये अपन ने पढ़ा था, जैसे फ्लू फीवर में अपन ने बात करी थी तो डॉगनट पढ़ा था अपने, डॉगनट्स ग्रेनुलोमा पढ़ा था। यदि अपन ने सेरेब्रल मलेरिया की अपन बात कर रहे थे तो सेरेब्रल मलेरिया में कौन सा पढ़ा था अपन ने, डॉर्क्स, एक डॉर्क ग्रेनुलोमा पढ़ा था। तो कैट स्क्रैच में पढ़ा था सैटेलाइट ग्रेनुलोमा, सैटेलाइट ग्रेनुलोमा पढ़ा था। तो अपन ने ये सारे ग्रेनुलोमा भी पढ़े थे, ये किसमें पढ़े थे अपन ने, कि ये सब बायोप्सी में देखते हैं। यदि बहुत बड़ा इंफेक्शन हो गया, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, अपन पैथोलॉजिस्ट को दिखाएंगे कि आप बड़ी पैथोलॉजी में जांच कराओ, और वो फिर बायोप्सी करके पूरा डिटेल देखते हैं कि बैक्टीरिया क्यों ट्रीट नहीं हो रहा, कहाँ कहाँ पे बैक्टीरिया क्या दिक्कत कर रहा है, तो ये बायोप्सी करके पूरा फाइनल डायग्नोसिस है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने डायग्नोसिस देखे तो सबसे पहले यदि आपको कोई इन्फ्लेमेशन की मार्किंग लेके आता है, आपको कोई बताता है कि भाई साहब हमको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो कौन कौन से टेस्ट कराओगे, सबसे पहले आप सीबीसी कराना, सीबीसी के बाद ईएसआर कराना, और यदि आप सीआरपी होता है तो आप सीएआरपी कराना, ईएसआर में मत बसना, ठीक है। लेकिन आप बड़े, आप नेफ्रोलॉजिस्ट, बड़े प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके क्या कराएगा, जो प्रोफेसर है वो इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, वो आपको हो सकता है सीटी स्कैन कराएं, एमआरआई कराएं, और यदि इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा तो फाइनल कंफर्मेटिव करने के लिए आपको बायोप्सी करानी पड़ती है कि कहीं ना कहीं कैंसर वैंसर वाली दिक्कत तो नहीं हो गई है,
कहीं ना कहीं कैंसर वाली दिक्कत तो नहीं हो गई है। तो इस तरीके से अपने डायग्नोसिस बना लिया पूरा, इन्फ्लामेशन कैसा है, क्रोनिक है, ग्रेनुलोमा बना नहीं बना, या अपन ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट है वो अक्यूट है, क्रोनिक है, ये सब अपन देख सकते हैं और अपन डायग्नोसिस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा बहुत मैनेजमेंट देख लेते हैं। वैसे तो मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग इन्फ्लामेशन का अलग अलग होता है, लेकिन क्या क्या मैनेजमेंट किए जाते हैं इन्फ्लामेशन के, उनको अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग डालो, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले तो आपको कोज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस वजह से हो रहा है, कि मलेरिया की वजह से हो रहा है इन्फ्लामेशन, या आपके किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, और उसके हिसाब से हमको एंटीबायोटिक थेरेपी देके इन्फ्लामेशन को ठीक करना होगा। तो सबसे पहले तो ये है, सबसे पहला तो ये होगा, ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन है उसका अंडरलाइन जो कॉजेज है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। यदि वो कॉज को आप ट्रीट कर देते हो तो आपका इन्फ्लामेशन अपने आप सबसाइड होगा। जैसे मैंने बताया था किडनी के केस में सूडोमोनास का इन्फ्लामेशन था, तो आप यदि किडनी का इन्फेक्शन ही ठीक कर देते हो, यूटीआई को आप ठीक कर देते हो, तो इन्फ्लामेशन अपने आप ओवरऑल ठीक होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको अंडरलाइन कॉज को पता लगाना है, इसलिए तो मैंने बताया बायोप्सी करा। उसको यदि मिला कि बायोप्सी करने के बाद उस पेशेंट को उसमें डॉर्क मिला, डॉर्क जाइंट सेल मिला पैथोलॉजिस्ट को, तो कह देगा कि यार इसको जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो सेरेब्रल मलेरिया की वजह से हो रहा है, आप फर्दर वर्क सॉल्व करके वर्कअप करके आप उसको ट्रीट करो। ठीक है, तो हम उसको ट्रीट कर देंगे। अब वो ट्रीट होगा तो इन्फ्लामेशन ओवरऑल ट्रीट हो जाएगा, ओवरऑल इन्फ्लामेशन भी ट्रीट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेंगे, उसके अंडरलाइन ट्रीटमेंट को। उसके बाद इन्फ्लामेशन के लिए कौन कौन सी दवाई बनी है, तो सबसे पहली दवाई है एनसेड। आप सबने पढ़ा होगा, नॉन स्टेरॉइडल। आपको जो फार्मा पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसमें आपके पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, एसिलोफेनिक, आइब्रूफेन, कीटोरोलोक, काफी तमाम तरीके की जो दवाएं हैं एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है उनको अपन देते हैं, लेकिन वो स्टेरॉइडल नहीं होते, वो नॉन स्टेरॉइडल होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, वो स्टेरॉइड नहीं होते। काम कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था जब आपको मैं प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है। क्या होता है? आर्किडोनिक एसिड होता है। क्या होता है जब ये आर्किडोनिक एसिड पे एक रिसेप्टर होता है, क्या होता है? कॉक्स रिसेप्टर। क्या होता है? कॉक्स रिसेप्टर होता है। ये 1 और 2 दो तरीके का होता है, कॉक्स रिसेप्टर 1 और 2। अब ये कॉक्स रिसेप्टर पे एक एंजाइम आता है साइक्लोऑक्सीजनेज। कौन सा? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम आता है, वो कॉक्स रिसेप्टर को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। और जब ये कॉक्स रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनसे रिलीज होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन आप जानते हो क्या है? एक तरह का इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, मतलब कि जहां प्रोस्टाग्लैंडिन आ गया वहां इन्फ्लामेशन होगा, वो वेजोडाइलेशन होगा, वहां फीवर आएगा, वहां पे टेम्परेचर पेन होगा, वेजोडाइलेशन होगा, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इडिमा आने लगेगा और वो स्वेलिंग आने लगेगी। तो ये दवा क्या करती है, जो आप एनसेड ले रहे हो, जो आपने एनसेड दवा ली है, ये एनसेड दवा क्या करेंगी, इन कॉक्स इनहिबिटर को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देंगी। अब यदि ये कॉक्स इनहिबिटर ही ब्लॉक हो गए तो आर्किडोनिक एसिड है, जो आपका आर्किडोनिक एसिड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएगा तो आपको इन्फ्लामेशन ही नहीं आएगा। तो ये काम करती है आपकी एनसेड ड्रग। क्या काम करती है? कॉक्स इनहिबिटर को ब्लॉक करती है। क्या करती है? कॉक्स इनहिबिटर को ब्लॉक करती है। तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्लॉक कॉक्स रिसेप्टर। ये कॉक्स रिसेप्टर को क्या करते हैं? ब्लॉक करती है। ये अपन कह सकते हैं कॉक्स इनहिबिटर होती है, कॉक्स इनहिबिटर होती है या कॉक्स रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। वो कौन सी दवा है? एनसेड होती है, जिसके एग्जांपल आपको पैरासीटामोल देखने को मिलेगा, डाइक्लोफेनिक, एसिलोफेनिक, आइबुजेसिक्स होती है, वो आइबुजेसिक मतलब आइब्रूफेन है ना, और आपके कीटोरोलोक हो गई। ये दवा क्या है? आपके एनसेड होते हैं। डिटेल में आपको फार्मा वाले सर इसको पढ़ाएंगे, एस्पिरिन, इवन एस्पिरिन। अब ये भी बता देता हूं कि जो एनसेड ड्रग्स होते हैं ना, जितने भी एनसेड ड्रग होती है उनमें 3 क्वालिटी होती है। एक तो ये एंटीपायरेटिक होती है, मतलब कि एक तो ये फीवर को कम करेगी, टेम्परेचर को कम करती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है ना टेम्परेचर को कम करती है। दूसरा इनका काम होता है कि एनाल्जेसिक्स होती है। क्या होती है? एनाल्जेसिक्स होती है कि आपके दर्द को ये कम करती है, आपके फीवर को कम करेंगी, आपकी बॉडी में होने वाले दर्द को ये कम करती हैं, और कहीं ना कहीं एंटी इंफ्लामेटरी होती है, ये इन्फ्लामेशन को भी ये क्या करती हैं?
कम करती हैं। जिन दवाओं में ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, जिन दवाओं में ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, वो एनसेड ड्रग है, वो एनसेड ड्रग है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। फार्मा में आपको डिटेल में ये पढ़ाई जाएंगी, इसलिए मैं अब अपनी जुबान को यहीं पे आराम देता हूँ। ठीक है, एनसेड के अबाउट में नहीं पढ़ाने को, मैं पूरी एक क्लास एनसेड के अबाउट ले सकता हूँ। ठीक है, जब फार्मा पढ़ते हैं तो पूरा एक क्लास एनसेड के बारे में होता है, पूरा चैप्टर। दूसरी दवा होती है पावरफुल, यदि आप एनसेड से भी ठीक नहीं हो रहे, आप पैरासीटामोल दे दी, उससे भी उसका इन्फ्लामेशन ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, उसके बाद में अपन देते हैं स्टेरॉइड। कौन सी दवा देते हैं? स्टेरॉइड ड्रग देते हैं। स्टेरॉइड ड्रग कौन कौन से होते हैं? जैसे आप जानते हो कि सबसे स्टेरॉइड भी 3 तरीके के होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि जो स्टेरॉइड ड्रग होते हैं ना, दूसरे पैसे समझाता हूँ, ये भी 3 तरह के होते हैं स्टेरॉइड ड्रग, है ना। कौन कौन से होते हैं? 3 कैटेगरी में आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये 3 कैटेगरी में आपके स्टेरॉइड ड्रग आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड स्टेरॉइड होते हैं आपके, जैसे हाइड्रोकोर्ट आ गया, हाइड्रोकोर्ट जो 100 mg का आता है ना, ये माइल्ड है। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का स्टेरॉइड होता है। जबकि मॉडरेट में आते हैं आपकी डिफ्लाजकोर्ट आ गई, एक दवा आती है डिफ्लाजकोर्ट 6 mg हो गई, या फिर प्रेडिनिसोलोन आ गई, प्रेडिनिसोलोन आ गई 10 mg 20 mg। तो ये सब आपके मॉडरेट स्टेरॉइड आते हैं, मतलब कि और थोड़े पावरफुल के आते हैं। तो सबसे पावरफुल होते हैं ना, वो होता है डेक्सा, डेक्सामेथासोन, पूरा लिख देता हूं, डेक्सा मिथासोन, जो आपके 4 mg 8 mg में आता है ना, तो सबसे पावरफुल होता है वो डेक्सामेथासोन होता है। ठीक है, हाइड्रोकोर्ट होता है सबसे कम इफेक्टिव, हाइड्रोकोर्ट आते हैं। उससे थोड़े और इफेक्टिव जाना है तो प्रेडिनिसोलोन, डिफ्लाजकोर्ट, मिथाइल प्रेडिनिसोलोन 10 mg आती हैं। और उससे भी ऊपर जाना है तो उसके बाद आपके कौन सी दवा आती है? आपके डेक्सामेथासोन। ये सबसे पावरफुल होते हैं। ये क्या करती हैं? ये करते हैं ब्लॉक आर्किडोनिक एसिड। ये आर्किडोनिक एसिड होता है, उसी को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देती हैं। मतलब कि जो मैंने आपको अभी एक्टिविटी बताई थी, जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी कि यहाँ पे आर्किडोनिक एसिड होता है, वो टूट के कॉक्स इनहिबिटर ये इसको करते हैं। ये क्या करती है? ये इसका आर्किडोनिक एसिड होता है, इसी को क्या कर देती है? इनएक्टिव कर देती है। स्टेरॉइड है वो इस आर्किडोनिक एसिड को क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये पावरफुल क्या होते हैं? ये भी कह सकते हैं कि ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। मतलब कि यदि आपकी दवा, आप एनसेड से ठीक नहीं हो रहे, आप पैरासीटामोल इनसे भी ठीक नहीं हो रहे, तो आप एक बार स्टेरॉइड ले लो, स्टेरॉइड से तो आप ठीक ही हो जाओगे। यदि आपके इन्फ्लामेशन किसकी वजह से है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है। मतलब कि ये सब क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। आप यदि मैं एनसेड की भी बात करूं, यदि मैं एनसेड की बात करूं, तो एनसेड भी क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। ठीक है, लेकिन क्या है कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग होते हैं वो स्टेरॉइड को लंबे टाइम तक चलाने के लिए डरते हैं। लेकिन नॉर्मल थोड़े टाइम के लिए स्टेरॉइड चला सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं है ना। आप जब फार्मा में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि डायबिटिक वाले केस में अपन स्टेरॉइड नहीं देते। ठीक है, तो ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, जब फार्मा में आपको पढ़ाएंगे सर, तब अपन ये सब पढ़ेंगे। एक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपके एंटी हिस्टामिनेज, है ना, एंटी हिस्टामिनेज ड्रग्स, जो आपके खांसी जुकाम बुखार के लिए देते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हिस्टामिन होता है, जो हिस्टामिन होता है वो भी आपके क्या है? मीडिएटर है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है। तो ये हिस्टामिन को ही क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। हिस्टामिन तो आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है ना, तो हिस्टामिन जो रिलीज होता है H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर, ये भी बताए थे कि जो H2 रिसेप्टर है वो पेट में हिस्टामिन को रिलीज कराता है, और जो H1 होता है वो आपकी ब्रोंकोस्पाज्म परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये सब करता है, स्वेलिंग करता है, ब्रोंकोस्पाज्म बीपी के लिए काम आता है। तो वो आपके क्या है? H1 रिसेप्टर काम करते हैं। तो जो हिस्टामिन है ना, वो इन्फ्लामेशन करता है, और ये दवा एंटी हिस्टामिनेज ड्रग है, वो हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं और आपके इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। इसमें भी आपको मैं बताऊंगा, जब आपको फार्मा में पढ़ाएंगे तो दो तरह की कैटेगरी बताएंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ये 2 तरह की होती है, एक तो फर्स्ट जनरेशन होती है और एक सेकंड जनरेशन होती है। जो सेकंड फर्स्ट जनरेशन वाली दवा होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, इसलिए ये थोड़ा सिडेशन करती थी, ये सिडेशन करती थी। इसलिए आजकल जो यूज करते हैं वो क्या, कौन सी करते हैं? सेकंड जनरेशन की करते हैं, जो सिडेशन नहीं करती। और तो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग थी वो सिडेशन कोज करती थी, इंसान को नींद आने लगती थी इनको लेने के बाद। जबकि सेकंड जनरेशन वाली ड्रग है वो क्या होती है? वो नॉन सिडेटिव होती है, इनसे इंसान को नींद नहीं आती। अब जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है उनको आगे जाके भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, है ना। ये सीवियर सेडेशन करती थी, ये मॉडरेट सेडेशन करती थी, ये बहुत कम सेडेशन करती है। जैसे सीवियर सेडेशन में आती थी आपके प्रोमिथाजीन आती थी, बेनाड्रिल आती थी, डाइफेनेहाइड्रामाइन आती थी, बेनाड्रिल वो आती थी, प्रोमिथाजीन आती थी जिसको फेनार्गन बोलते हैं, सेरनेस के साथ देते थे फेनार्गन, ये आती थी आपके सीवियर में। मॉडरेट में आप बात करोगे तो आपके जो मॉडरेट में एविल का इंजेक्शन आता था,
क्लोरो एविल में क्या था, फिनाइलफेनिलमाइन आती थी, वो करती थी। क्लोरोडेक्सा फिनाइलफेनिलमाइन आती थी, वो आपके ये करती थी। ठीक है, आपके ये मॉडरेट की होती थी। ठीक है, तो माइल्ड में कौन सी आती थी, माइल्ड में आती है एक क्लोरोफेनिलमाइन आती है, वो आती थी, माइल्ड में आती थी, ये आती थी। बट आजकल माइल्ड का तो बहुत ही कम यूज होता था, लेकिन ये दवा है, ये बहुत यूज होती है आज भी। आप एविल का इंजेक्शन के लोग नशे करते हैं, पता है, एविल को फास्ट पुश कर दो, लोगों नशे करते हैं एविल के, क्योंकि उनको नींद आने लगती है एविल से। सिडेशन करता है ना एविल, मॉडरेट सिडेटिव है, तो ये नींद आती है एविल के इंजेक्शन से, फास्ट पुश करते हैं लोग एविल का, और इंसान को नींद आने लगती है, उसके नशे करते हैं आजकल लोग। ठीक है, उसके बाद नॉन सेडेटिव में आपके आती है ये, जो भी आप सिट्राइजन लेते हो, जो सिट्राइजन 10 mg ले रहे हो, चाहे आप लेवोसिट्राजिन 5 mg ले रहे हो, आप एलिग्रा जो दवा चलती है जिसमें आपके फेक्सोफेनाडिन आती है, जो आप फेक्सोफेनाडिन लेते हो आप 180 120 mg, वो आपके इसमें आती है, नॉन सेडेटिव सेकंड जनरेशन में आती है। बिलियास्टिन आती है 20 mg, बिलियास्टिन हो गई, या एब्लास्टिन आती है 20 mg, ये सब क्या नॉन सेडेटिव है। जबकि मैंने दोबारा बताया कि सीवियर के एग्जांपल कौन से थे, आपके जो फेनार्गन 25 आती है, ठीक है, या बेनाड्रिल की जो सिरप आती है, ये बहुत ज्यादा सेडेशन करती है, लेती नींद आती है बेनाड्रिल की सिरप को, तो वो क्या है, सीवियर है, फर्स्ट जनरेशन के लिए, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, बीबीबी को। मॉडरेट में आपके एविल आता है, क्योंकि माइल्ड में ये, अच्छा एक दवा आती है हाइड्राजीन, ये भी मैं बता दूं, ये भी सीवियर में आती है, हाइड्राजीन 25 mg, है ना। तो ये सब दवा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 3 दवाएं जो अपन यूज करते हैं आज भी, कौन कौन सी हो गई आपके, सबसे पहले आप यूज करो, उसको मैं बता ही देता हूँ कि कौन कौन सी, मैंने डिटेल में बता दिया थोड़ा। सबसे पहले आप लिखोगे एनसेड, यदि किसी को इन्फ्लेमेशन है तो सबसे पहले एनसेड लिखते हैं। थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, थोड़ा और इन्फ्लेमेशन है, तो आप एंटी हिस्टामिनिन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि इसमें कौन सी दवा आती है, ये मैंने आपको बता दिया। और यदि आपके थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शन आ गया, ठीक ही नहीं हो रहा, तो आप स्टेरॉइड दे दो। ठीक है, थोड़ा इम्यूनिटी को आप बढ़ाना चाहो तो विटामिन सी दे दो, विटामिन सी की टैबलेट आती है, चाहे लिम्सी आ गई हो, है ना, ये आप दे सकते हो। साथ में आप जिंक दे दो, जिंक जो 20 mg की टैबलेट आती है वो दे दो। ये कहती है, इनसे क्या इम्यूनिटी होती है ना, इंसान की इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है, इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, इसलिए अपन ये दवा भी देते हैं। इसके हिसाब से यदि दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप कुछ एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हो। एनाल्जेसिक्स आप कहोगे सर हमने पैरासीटामोल दे तो दी एनाल्जेसिक्स, अरे पैरासीटामोल भी एनाल्जेसिक्स है, लेकिन और ज्यादा दर्द हो रहा है तो पेशेंट को अपन थोड़ा ओपोइड की तरफ भी जा सकते हैं, अल्ट्रासेड, ट्रामाडोल, ये दवा भी दे सकते हैं यदि इन्फ्लेमेशन ज्यादा दर्द हो रहा है तो अपन ये दवा होती है, इनको अपन देते हैं जहाँ पे सूजन आ रहा है, तो पेशेंट का सूजन इन दवाओं से कम हो रहा है। जैसे आपको नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपको जुकाम लगती है, आपको रनी नोज हो जाती है, जुकाम में क्या होता है, आप जैसे कोई ठंडी हवा, एसी में बैठे हो, कूल एसी में बैठे हो, या कोई राइनो वायरस वायरस हो गया, वो आपकी नाक में एंट्री करेगा, और नाक की जो म्यूकोसा होती है उनमें वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा, और जब नाक की म्यूकोसा इरिटेट होगी, आपकी बॉडी की आईजीजी वो एक्टिवेट हो जाएगी, आईजीजी मास्ट सेल के पास जाएगी, और मास्ट सेल है वो जो नाक की म्यूकोसा की जो मास्ट सेल है, वो हिस्टामिन को रिलीज करेगी। किसको रिलीज करेगी, हिस्टामिन को रिलीज करेगी, ल्यूकोट्राइन को रिलीज करेगी। ठीक है, मास्ट सेल स्टिमुलेट हो गई ना, वो ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जितने भी है सबको रिलीज कर देगी, तो आपकी नाक में स्वेलिंग होगी, और जब भी स्वेलिंग होती है वहां पे फ्लूइड बनता है जिसको अपन एक्जुडेट बोलते हैं, तो वहां पे एक्जुडेट बनेगा, और एक्जुडेट से आपकी नोज रनी होगी, मतलब कि आपके सिक्रेशन आएंगे, इसको अपन बोलते हैं जुकाम लगना। ठीक है, कोल्ड हो गया, तो उसके लिए क्या करना होता है, अपन को स्वेलिंग को कम करना होता है, तो आप जो एनसेड लेते हो, नॉर्मल डॉक्टर डोलो लिखता है जुकाम में, एक डोलो लिख देगा, या आइबुपेरा लिख देगा, आइबुजेसिक 400 लिख देगा, डोलो 650 लिख देगा, या आपके एसिलोफेनिक 0 डोज चल रही है आजके, जिसमें एसिलोफेनिक 100 mg एसिलोफेनिक आ जाती है, आपके 375 आपके पैरासीटामोल आती है, तो ये दे देता है, फिर एसिलोफेनिक 10 आती है ना, तो ये सब दे देता है वो। तो इन सबसे क्या है कि स्वेलिंग कम हो जाती है। दूसरी बात, यदि आपके नॉर्मल पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो रहा, कि डॉक्टर के पास जाते हो कि मेरे को 5-10 दिन हो गए जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो कहता है कि आप फिर एक काम करो, डेक्सा की टैबलेट ले लो, या प्रेडिनिसोलोन ले लो थोड़े दिन, या हाइड्रोकोर्ट की टैबलेट ले लो, उससे आपकी स्वेलिंग 100% कम हो जाती है। कई बार ऐसे बोलते हैं हमारे, कभी नॉन पूछते हैं, क्या पेशेंट बच्चे का परसों पेपर है, आज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, जुकाम लग गई है, क्या करूं, तो कह देते हैं कि यार फिर एक काम करो, डेक्सा टैबलेट ले लो, एक टैबलेट ले लो, 2 टैबलेट डेक्सा की ले लो, उससे तो जुकाम ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि स्वेलिंग कम हो जाएगी उससे, तो वो टैबलेट ले लो, उससे आप तुरंत ठीक हो जाओगे। ठीक है, नुकसान करती है लेकिन उसको ठीक होना जरूरी है, तो अपन कह देते हैं भाई आप डेक्सा ले लो। ठीक है, यदि उनसे भी ठीक नहीं होता, फिर अपन एंटीहिस्टामिन जरूर देते हैं, क्या पता उसकी वजह हिस्टामिन की वजह से हो रहा हो, तो अपन उसको एंटीहिस्टामिन देते हैं, जैसे आप हेक्सोफेनाडिन एलेग्रा देते हैं, 30-40 रुपए की दवा आती है, बहुत अच्छी दवा है एंटीहिस्टामिन, एलेग्रा 180 आती है। ठीक है, जिसमें हेक्सोफेनाडिन आता है, या आपको बिलियास्टिन 20, एब्लास्टिन 20, लेवोसिट्राजिन 5 mg 10 mg ये आती है, या आपकी सिट्राइजिन 10 आती है, तो ये सब क्या है, ये सब एंटीहिस्टामिन है, सेकंड जनरेशन की अच्छी वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखे एलर्जी को ट्रीट करने के भी देख लिया, इस तरह से अपन ने क्या देखे, काफी सारे मेडिकल मैनेजमेंट देखे। सर्जिकल मैनेजमेंट इसका कुछ होता नहीं है, आप नर्सिंग मैनेजमेंट में लिख सकते हो थोड़ा बहुत, कि क्या क्या इसके नर्सिंग मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। कहीं भी इन्फ्लामेशन आ रहा है, सपोज करो एक पेशेंट को आप सपोज करोगे, जब भी आप इन्फ्लामेशन ठीक करोगे, ठीक है, एक पेशेंट के हाथ में स्वेलिंग आ गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में स्वेलिंग आ गई है, तो आप क्या क्या करोगे। मेरा मान लो एक्सीडेंट हुआ था,
यहाँ पे कट लग गया था, मान लो मेरे चाकू से मैंने काट लिया था, मैंने हाथ को चाकू से काट लिया था, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ गई मेरे, वहां पे WBC सब रन कर रही है, तो अब मैं क्या करूंगा उस स्वेलिंग को ठीक करने के लिए? तो नर्सिंग, यदि मैं क्या करूंगा, एक नर्सिंग पर्सनल मुझसे आके कहेगा कि इस हाथ में मैंने पट्टी तो कर दी है, लेकिन इसको अब आप ज्यादा यूज मत करो, ज्यादा इससे काम मत करो, यहाँ पे ब्लड है उसको आहिस्ता आहिस्ता बहने दो, ज्यादा इसको एक्टिवेट मत करो, मतलब कि उस एरिया को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रेस्ट जरूरी है, रेस्ट द एरिया, जिस एरिया में आपको स्वेलिंग आ रही है ना, उस एरिया को सबसे पहले रेस्ट दो। जब तो कहते हैं किसी को फेफड़ों में स्वेलिंग होती है ना, तो उसको अपन वेंटिलेटर के PRVC मोड पे रखते हैं कि आगे से फेफड़े काम ना करें निमोनिया में। ठीक है, चलो ज्यादा लेवल की बात हो गई, मतलब जिस एरिया में आपके कट लग रहा है, स्वेलिंग आ रही है, उसको कम यूज करो। ठीक है, दूसरी बात, आप बताओ जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहां पे पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होता है, जहाँ पे स्वेलिंग आ रही है वहां पे पहले ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, तो वहां पे आप हॉट कंप्रेशन करोगे या कोल्ड कंप्रेशन? भाई देखो, हॉट कंप्रेशन है वो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कोल्ड कंप्रेशन है वो सर्कुलेशन को कम करता है। यहाँ पे पहले सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, जितना सर्कुलेशन होगा उतना ही ब्लीडिंग का डर होगा, तो अपन को सर्कुलेशन को यहाँ पे कम करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, ताकि पहले टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आप और हॉट दे रहे हो और ब्लीडिंग बह रहा है, तो वहां पे घाव भरेगा ही नहीं, वहां पे आपको कोल्ड कंप्रेशन करना होता है। तो याद रखना, इन्फ्लामेशन में हरदम कोल्ड कंप्रेशन ही करोगे। किसी इंसान को सूजन आ रहा है, यदि किसी इंसान को सूजन आ रहा है, सॉरी गलत लिख दिया, एक मिनट, यदि किसी इंसान को सूजन आ रहा है तो वहां पे हरदम आप क्या करोगे, कोल्ड कंप्रेशन करोगे। क्या करोगे, कोल्ड कंप्रेशन करोगे, वहां पे बर्फ की सिकाई करोगे। सपोज करो आप नई नई इंजेक्शन लगाना सीखे हो और आपने एक ब्लंट निडल ली और IM इंजेक्शन लगा दिया और उसको हड्डी में लगा दिया, ठीक है, गलत साइड पे लगा दिया, जिससे वहां की मसल्स में स्वेलिंग आ गई, पेशेंट को दर्द होने लग गया कि यार मेरे तो उसको चीरता हुआ बाहर आया है, वो मसल्स में इंजरी हो गई, मसल्स में सूजन आ गया, तो डॉक्टर हरदम कहता है यहाँ पे कोल्ड आइस पैक की वो करो, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को हरदम ठंड से ठीक करा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो इन्फ्लामेशन है, वहां पे वेजोडाइलेशन होता है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बड़ा होता है, जबकि वहां पे जो वेसल्स होती है, अपन को वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की नीड होती है, वहां पे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की नीड होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए फिर अपन क्या करते हैं, सिकाई करते हैं वहां पे। ठीक है, तो अपन को हरदम इन्फ्लामेशन है वहां पे क्या करना है, सिकाई करनी है। तीसरी, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपन को विटामिन C प्लस प्रोटीन प्लस जिंक रिच डाइट लेनी है। अपन को ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन भी कोलेजन फाइबर सिंथेसिस बढ़ाता है, विटामिन C रिच डाइट हो, ये अपन को देनी है। जब भी इन्फेक्शन होता है ना, किसी इंसान को इन्फेक्शन होता है, सॉरी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद स्टिच लगते हैं, बड़े टाके लगते हैं, जिसमें 5-6 टाके लग गए, एक ही सर्जरी है, तो उसमें हरदम कहते हैं कि आप विटामिन C की टैबलेट भी अपन ऐड करते हैं, लिम्सी की टैबलेट भी अपन ऐड करते हैं, जिसमें विटामिन C और जिंक दोनों मिले आती है, हालांकि कहीं ना कहीं विटामिन C और जिंक है वो घाव को भरने में हेल्प करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्वेलिंग को कम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, और अपन ने डायग्नोसिस कौन कौन से करने इन्फ्लामेशन में, इन सबको देखा। ठीक है, और इस तरीके से अपन ने इन्फ्लामेटरी वाला चैप्टर कंप्लीट करा। इन्फ्लामेशन के जितने भी MCQ है उनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कोई भी लाल पीली बुक से आप MCQ लगाना चाहते हो तो उनको आप लगा लीजिए, और कई भी MCQ आप MCQ की ट्राई अपने आप से भी करो, और कुछ MCQ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन्फ्लामेशन के। एक PDF आपको मैं ऐप पे, नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है उस पे एक PDF मैं डाल दूंगा, जिसमें आपको इन्फ्लामेशन के जो अच्छे अच्छे MCQ है, या ऐसे MCQ जो पहले किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम ऐप में डाल देंगे, उनको आप ट्राई कर लेना। ऐप मतलब आपके पास पूरा कंटेंट, ठीक है, नर्सिंग क्लासेस के ऐप में आपको पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है, जो हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं। कि आपको PDF मिली नहीं है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो PDF आपको मिल रही है, क्लासेज मिल रही है, MCQ हम दे रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए भाई, वो इतना सब कुछ तो दे रहे हैं, तो आप बस मेहनत करते जाओ। थैंक यू आपको क्लास लेने के लिए, और आप कंटिन्यूटी बना के रखो। MSN आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ओके, थैंक यू।